जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आज आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम में मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, कुछ ना कुछ सीख के जाएँगे और जिनका हो गया है, वो अपना मिलान कर सकते हैं। बाकी अब अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे क्लास से जुड़े रहिए और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपको हम दिखाएँगे अभी कितने आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। आसान पेपर में मैथ का जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान आया हुआ है और बाकी आसान हर चैप्टर से है। हर सब्जेक्ट जो है वो आसान ही हुआ आया है इस बार, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा इस बार। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या-क्या दिया गया। हम जो क्वेश्चन पेपर से ही काट के बनाए हैं क्वेश्चन को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनाया है, इसको देखिए और कैसे सॉल्व किया जाता है परीक्षा में और कम टाइम में और कम पूरे फुल एक्यूरेसी के साथ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहा है कि ये संख्या दी गई है हमें और इनका हमसे पूछा गया है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, म से पूछा है इनका। तो इनका जो म सा होगा, देखिए म सा हमेशा किसी भी संख्या का म सा वो संख्या होती है। पहले आप म सा के बारे में थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें जान लीजिए। म सा जो है वो कभी भी सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। म सा का पहला फंडा यही है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले पूरे क्वेश्चन में सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा हम देख रहे हैं क्या है सबसे छोटा? 2.5 है, 0.25 है जो वो सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा 0.25, उससे छोटा कुछ है, उससे छोटा एक देखिए दिया है 0.05। ठीक है, 0.05। तो सबसे छोटा क्या निकल के आया हमारा 0.05, सॉरी सबसे छोटा है, देखिए सबसे छोटा क्या है हमारा 0.05, ये हमारा सबसे क्या है, छोटा है। तो हमारा जो मस होगा ये इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मस में हमारा हमेशा इससे बड़ा कभी नहीं। तो हमारा जो देखिए 1.25 है, ये हमारा हो ही नहीं सकता है। ये 25 है, ये भी नहीं होगा और ये 0.5 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सबसे छोटा संख्या है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ इस क्वेश्चन में बिना कुछ पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। ठीक है, इतनी इजी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.05। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए हमने आपकी बहुत ढेर सारी क्लासेस ली हैं। तो वहाँ से आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस मैथ का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं सीरीज, उसको अगर आप देखते रहेंगे ना तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा हम इसको बड़ा करते हैं, आप लोग देखिएगा कितनी आसान क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी पुलिस में आसान की क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो इनमें सबसे भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। तो हम यहाँ से 3 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखिए इसका कहने का मतलब है किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा उसमें 3 बचना चाहिए। ठीक है, हमेशा उसमें क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये 502 है, 500, तो अगर हम उस संख्या को 4 से भाग देंगे तो हमें 3 शेष बचना चाहिए। 6 से भाग दे तब भी 3 बचना चाहिए, 7 से भाग दे तब भी 3 बचना चाहिए, यही हमसे कहा गया है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से लगाना सबसे बेस्ट है, बाकी आप इसे एलसीएम लगा करके निकालना पड़ेगा। तो हम आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाले ऑप्शन से हम लगाएंगे और बहुत ही आसानी से परीक्षा में देखिए यही सब कॉन्सेप्ट काम आता है। देखिए कि 503 है ना, 501 है, 501 में से हम 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 498 बचेगा। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 507 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 504। सब में से हम 3 माइनस करते हैं क्योंकि ये जो संख्या होगी ना, अब इसमें से 3 निकाल दिए ना, ये प्रत्येक संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 504 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो 501 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, 501 है, यहाँ पे 501 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अगर 498 को चेक करते हैं, पहले हम 4 से भाग देते हैं तो ये 4 से कटाएंगे तो ये 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, सॉरी 4 से ये कट जाएगा आसानी से, 4 से कट रहा है। ठीक है, ये हो सकता है अभी। अब हम चेक करेंगे 7 से कट रहा है, 7 से कटाएंगे, 7 7 49, यहाँ पे शेषफल 1 बचा है, पूरी तरह से कटना चाहिए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन में हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से हम 7 से ही चेक करते हैं तो 7 7 49 और 17 बच रहा है, तो 17 कभी भी 7 से नहीं कटता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला वाला चेक करेंगे, यहाँ पे 7 से भाग देंगे, 7 7 49 और 7 दूनी 14, कट रहा है, 7 से कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है। 6 से कटने का क्या होता है, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 4 5 9, 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये 6 से भी कटेगा। 8 से कटने के लिए क्या होता है,
आखिरी दो अंक हमारे कटने चाहिए, ठीक है। आखिरी 2 अंक हमारे अगर कट रहे हैं तो वो 8 से कट जाएगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे 8 6 48, 8 3 24, ये कट रहा है, ठीक है। ये 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसकी प्रबलता ज्यादा है। अब हम एक बार लास्ट में इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा। इसको हम अगर 7 से भाग देते हैं, 7 से 49 बचेगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। 11 7 से नहीं कटेगा तो हमारा इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जो रिमाइंडर बचना चाहिए था हम उसको पहले ही घटाकर लिख लिए हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ से हम इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने में मिला लीजिएगा जिनका भी ये आया है। ये देखिए, ये आज का जो ये पेपर है, ये 23 अगस्त 2024 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है मैथ का, वो हम करा रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। इसी प्रकार हम आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस कराते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो लोग देखिए और अप्रोच को सीखिए। इस अप्रोच के साथ अगर आप एग्जाम में बैठेंगे डेफिनेटली आप 100% एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैथ का क्वेश्चन, मैथ में आपको तनिक भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम और आप लोग को सिखाते हैं थोड़ा कुछ। कहा है 30 टेबलों की लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत जांच कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ नहीं, जो कहा है जैसे कहा है वैसे लिखो। कहा है 30 टेबलों का लागत मूल्य मतलब 30 सीपी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 30 सीपी हम आपको यहीं पे समझा देते हैं आसानी से। देखिए 30 सीपी क्रय मूल्य कहा है, तुम क्रय मूल्य क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, और बराबर क्या है 40 टेबलों का विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीपी 40 हो जाता है और एसपी 30 हो जाता है। 0 से 0 कटाएंगे तो हमारा जो सीपी और एसपी का रेशियो बन के आएगा, देखिए सीपी और एसपी, यहाँ से देखिए सीपी के बराबर, सीपी के सामने कितना है 4 है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एसपी के सामने कितना है, एसपी के सामने कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 4 का खरीद करके 3 का बेच रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। कितने पर, 4 पर। 100 से गुणा करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना परसेंट हो जाएगा 25%। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे उसे क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की संतरे की दर से खरीदता है। वह पूरे लाट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग को सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि हमें जो यहाँ पे देखिए 10 रुपए में 4 की दर से वो एक संतरा अलग तरीके के, 2 तरीके के संतरे हैं इसमें। एक का जो मूल्य है वो 10 रुपए में 4 है, और एक का मूल्य है जो 10 रुपए में 5 है, ठीक है। और लास्ट में उसे बेच कितने का रहा है, 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो संतरा है ना उनकी क्वांटिटी को बराबर करना है। मतलब जितना संतरा वो खरीदेगा उतना ही संतरा बेचेगा, तभी हम उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये देखिए 9 है और ये 4 है और ये 5 है, इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा देखिए 9 4 5 का एलसीएम लेंगे तो 9 का और 4 का 4 पंचे 20, इसका तो 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 होगा। या तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं या कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, तो आसानी से कट जाए इसलिए हम एलसीएम मानते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वो संख्या, टोटल कितना संतरा वो खरीदा है, उसको हम 180, टोटल 180 संतरा मान लेते हैं खरीदा गया है। तो 180 में से जो भी ये 2 टाइप के है ना, पहला टाइप और ये दूसरा टाइप, दोनों अगर ये 180 टोटल खरीदा गया है तो हम कह सकते हैं कि ये भी 90 खरीदा गया होगा और ये भी 90 खरीदा गया होता। अगर इसी को हम और बढ़ा दें कि ये 180 की जगह 360 संतरा अगर खरीदा जाए तो इसमें क्या, इसका मतलब ये होगा कि 360 में से 180 ये एक पहला टाइप का और 180 दूसरे टाइप का। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम क्या मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम मान सकते हैं कि संतरा की संख्या अगर हम मान ले टोटल 360 संतरा खरीदा गया है तो ये कितना हो जाएगा 180, और ये दूसरे टाइप का कितना हो जाएगा 180, ठीक है। 180 ये इस तरीके का अगर हम मान लेते हैं तो और क्या कह सकते हैं कि देखिए अगर हम 10 रुपए की 4 खरीद रहे हैं ना, 10 रुपए की 4 खरीद रहे हैं तो 180, एक तो टोटल पहले वाले टाइम में कितना पैसा खर्चा होगा अगर 180 संतरा खरीदना हो तो। एक संतरे का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 180 का कितना होगा, ये अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कह सकते हैं कि देखिए
₹10 जो है वो कितने का है, 4 संतरे का है, तो ₹180 कितने, 180 का कितना हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से कटाएंगे तो 9 18, 9 पचे 45। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले में अगर हम मान लें कि ₹450 का खर्च हुआ है, पहले वाले संतरे को अगर खरीदने में कितना कितना रुपए लगा है, 450। ठीक है, ये देखिए हम पहला और ये दूसरा। अब यहाँ से हम आपको समझाएंगे, पहले वाले में हमें कितना पैसा खर्चा हुआ है, ₹450। दूसरे वाले को अगर हम चेक करें, दूसरे वाले को भी इसी तरीके से चेक करेंगे तो टोटल हमारा 10 रुपए में 5 संतरा खरीदा जा रहा था, तो 180 खरीदने में कितना पैसा लगेगा, इसी को निकालना है। तो 5 से 5 दूनी 10, तो 18 दूना 36, ₹360। तो दूसरे वाले संतरे को अगर खरीदना हो तो कितना लगेगा, देखिए 180 यहाँ भी खरीदवा दिए, 180 यहाँ भी खरीदवा दिए, तो एक को 450, एक को 360 लग रहा है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल उसे कितना खर्चा करना पड़ा है। देखिए 36 और 45 कितना होता है, 0 हो जाएगा, 5 6 5 11 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8, ₹810 उसने खर्च किया है। अब क्या कहा है कि ₹20 में कितने की दर से कहा है कि ₹20 में 9 की दर से वो बेच रहा है। टोटल संतरा कितना है, 360 है, 360 है, और एक का ₹20 में क्या बेच रहा है, वो 9 संतरे को बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 9 से भाग देते हैं, यहाँ पे ऐसे समझिए कि उसे ₹20 में वो कितने का 9 की दर से खरीद रहा है, तो 360 को अगर बेचेगा तो कितना रुपए मिलेगा, तो 9 से कटाएंगे, 9 चौके 36 और इस 4 दूनी 800। ठीक है, तो देखिए जो सामान है वो खरीदने में इसका जो सीपी लगा है, मतलब ये यहाँ पे तो हम सीपी ही निकाल रहे हैं ना उसका। पहले वाले वस्तु को खरीदने में ₹450, दूसरे वाले टाइप के संतरे खरीदने में ₹360, टोटल मिला के ₹810 का उसे खर्चा हुआ है। अब बेच कितने का रहा है, ₹800 का। ठीक है, कितने का बेच रहा है, ₹800 का। अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। 10 का अंतर है, हमसे पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो 10 का अंतर है। खर्च सीपी पे हमेशा परसेंटेज हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ समझाते हैं। देखिए अगर ₹10 की हानि हुई है, किस पर हानि हुई है, 810 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा कितना, 100/81। 100/81 किस में बन रहा है, देखिए 100/81 के प्रतिशत का ये यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई है। 810 से खरीद करके 800 बेच रहा है तो हानि हुई है, तो लाभ वाला तुम्हारा पहले ही गलत हो जाएगा और ना लाभ ये वाला गलत हो जाएगा। 12% तो होगा ही नहीं, हो कितना रहा है, 100 सही, 100/81। ठीक है, तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 प्रकार की चावल की दर ₹11 प्रति किग्रा, ₹21 प्रति किग्रा और ₹17, मतलब ये खरीदा गया है। 2 प्रकार की चावल की दर जो है ये ₹11 और ₹21 है। ठीक है, प्रति ₹17 प्रति किग्रा की दर से मिश्रित करने के लिए 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन बनता है मिक्सचर और एलिगेशन का, तो इसमें देखिए क्या बनता है कि पहले टाइप का ₹11 का, दूसरे वाले का कितना है, 21 है। दूसरा वाला टाइप का जो चावल है वो कितने रुपए में प्रति किग्रा है, ₹21 प्रति किग्रा है, और मिला करके कितने का बेचा जा रहा है उसे हम बीच में रखते हैं। यहाँ से करेंगे इनका रेशियो 21 में से 17 जाएगा तो 4 बचेगा, और 17 में से 11 जाएगा तो कितना बचता है 6। ये उनका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। रेशियो कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 और 3 का। 2 और 3 का जो अनुपात होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, 2 और 3 का अनुपात कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला मिक्सचर एलिगेशन का था, ये आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाते हैं जो कि एग्जाम में काम आता है। देखिए 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन को लगाना है तो सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा नहीं गया तो हम मानेंगे कि एक साधारण ब्याज कहा होगा। ठीक है, कोई भी संख्या अपने में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, और अब कह रहा है कि दुगुना होना है, दुगुना होने के लिए कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, दुगुना होने में 200%। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 10% की, 100% की क्या हो रही है, वृद्धि। इस 100% को वृद्धि होने में कितना टाइम लगेगा, अगर हमें रेट से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, टाइम। 12.5 से 100 से भाग देंगे तो कितना वर्ष जाएगा, 8 वर्ष। तो ये जो टाइम लगेगा, कितना वर्ष लगेगा, 8 वर्ष। ठीक है, तो 8 वर्ष देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। आप लोग अगर हमारे साथ प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको कभी भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। कहा देखिए, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों की नियुक्ति किया। ठीक है, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही, देखिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं, आप लोग पढ़िएगा।
देखिए कहा है कि रेलवे के एक निश्चित काम को करने के लिए 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लिया गया है और 200 श्रमिकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, 50 दिनों के बाद केवल 1/4 काम किया गया है, तो पूरे काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या होता है, देखिए 1/4 यहाँ पे की पॉइंट जो होता है 1/4, हम मान लें कि देखिए यहाँ पे एक समीकरण बनाना होता है M1 D1 H1 वाला, वो वाला समीकरण को कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। देखिए कहा है कि किसी काम को करने के लिए ठेका लिया गया था, ठीक है, किसी काम को करने के लिए ठेका लिया गया था। हम ये कह दें कि 50 दिनों में 1/4, पहले आप जान लीजिए 1/4 का मतलब होता है 1/4। अगर पूरा काम अगर हम मान लें कि पूरा काम कितना है 4 यूनिट है, तो इस 4 यूनिट को के 1 यूनिट को काम करने में कितना समय लगा है, 1 यूनिट काम करने में लगा है समय 50 दिन। ठीक है, 50 दिन लगा है और कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 200 व्यक्ति। 200 व्यक्ति जब काम कर रहे हैं तो 50 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट। बचा हुआ काम कितना होगा, 4 में से 1 यूनिट काम हो जाएगा तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट को हम काम को नीचे लिखते हैं और उनमें करने वाले व्यक्तियों की संख्या देखिए पहले कितना था, पहले हमें टोटल दिन कितना, हमें काम कितने दिन में कराना है, हमें कराना है 150 दिन में। ठीक है, हमें 150 दिन में काम कराना है, 50 दिन हो चुके हैं तो बचा कितना दिन है काम, 100 दिन। तो हमें 100 दिनों में काम को कराना है और किनसे कराना है, 200 व्यक्ति पहले से हैं, 200 पहले से हैं और यक्स कुछ व्यक्ति को और ऐड करना है, जिसकी वजह से काम को हमें कितने दिन में, 100 दिन में करवा लेना है। बस ये वाले समीकरण से अब हम यहाँ से यक्स का मान निकाल लेंगे, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन लगाएंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 50 गुना 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/1, इसका कोई मोल नहीं होता है और 100 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, या 3 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना, 200 प्लस यक्स। ठीक है, 200 प्लस यक्स हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 300, ये 200 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस हो जाएगा, यहाँ का प्लस है, यहाँ इस तरफ माइनस हो जाएगा और यक्स का मान। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 व्यक्ति अगर और मिल जाएंगे तो इस क्वेश्चन को, इस पूरे काम को आसानी से समय पर कर लेंगे। कितने व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, 100 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ से देखिए बस समीकरण को समझना था कि हमें टोटल यूनिट मानना था, जहाँ कहा है ना 1/4, हम 1/4 में से कह सकते हैं कि 1/4। अगर हम टोटल काम को मान लेते हैं 4 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करने में उसे कितना दिन लग रहा है, 50 दिन। 50 दिन में वो लोग कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ 1 यूनिट। बचा हुआ 3 यूनिट काम कराने के लिए कितने व्यक्ति को और ऐड करना होगा, जिसकी वजह से काम को हमें 100 दिन में ही पूरा कराना है। तो ये वाला हमारा जो समीकरण बन रहा है, अगर आप इस समीकरण को बनाना सीख गए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि 12 पुरुष चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया है हमारा, कहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं उसी एक साथ काम करते हुए वे काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मेल और फीमेल का जो क्षमता का अनुपात है वो हमें पता हो जाए तो हम बहुत ही आसानी से इस पूरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उसी को प्राप्त करने के लिए देखिए एक समीकरण बनाना होता है, आप लोग जानते होंगे M1 D1 वाला फार्मूला जो होता है। कहा है कि 12 पुरुष और 18 महिला, हम मान लेते हैं 12 मेल और 18 वोमेन। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, इसी काम को 100 लिखा गया है, इसी काम को कौन करेगा, इसी काम को कह रहा है कि 9 पुरुष और 18 महिला, 9 मेल और प्लस 18 वोमेन। ठीक है, 18 वोमेन कितने दिन में करेंगी, कितने दिन में कर रहा है कि 12 दिनों में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मेल और महिला और पुरुष का हमें क्या पता चल जाएगा, क्षमता। ठीक है, यहाँ से हमें महिला और पुरुष का क्षमता अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये 6 और ये 5, 2 से कटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, देखिए कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 मैन। ठीक है, और ये 18 पंचे 90 ओमेन। ठीक है, इसके बराबर यहाँ पे 6 का करेंगे, 6 9 54 ओमेन और प्लस 18 छक्का 108 ओमेन। ठीक है, अब देखिए इस मेन को हम इस तरफ ले आएंगे और इसको
उस तरफ ले जाएंगे। 60 में से इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, 60 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 मैन बराबर ये 90, 18 में से जाएगा तो 18 चौक 72, 18 छक्का 18 25 90 ना, तो 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा 108 ना, तो 18 बच रहा है। देखिए 18 ओमेन, 108 में से 90 घटाएंगे तो 18 ओमेन आ जाएगा। 6 का 6 36 18। तो यहाँ पे देखिए हमारा मेन और ओमेन का जो रेशियो निकल के आएगा, सामने मैन के सामने क्या है, मैन के सामने 3 है और ओमेन के सामने क्या है 1 है। तो मेन का कितना हो जाएगा 3, ओमेन का कितना हो जाएगा 1। महिला और पुरुष का हमें क्षमता का अनुपात पता चल गया है। आप किसी भी तरीके तरह रख सकते हैं, किसी भी तरफ रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहा है ना 12 पुरुष, पुरुष का क्षमता कितना है 3 प्लस ओमेन कितनी है, ओमेन कितनी है 18, उनका जो क्षमता है कितना है 1 है, और इस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसी काम को हमें किससे करवाना है, ये देखिए कहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं। 2 पुरुष करेंगे तो एक पुरुष की क्षमता अगर 3 है तो 2 पुरुष की कितनी हो जाएगी 2 गुणे 3, और प्लस महिला कितनी है, महिला कितनी है 3 है। 3 महिला को कराना कितने से, 3 महिला की क्षमता कितनी है 1। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट हमारे क्या पता चल जाएगा दिन निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 3 9, नीचे वाला हमारा कितना बन रहा है 9 बन रहा है। ठीक है, नीचे वाला हमारा कितना बन रहा है 9 बन रहा है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो 12, ये 12 तिहाई 36 और ये 18, 36 से 18 कितना हो जाएगा 54, 54 गुणे 10, ऊपर कितना बन रहा है 54 गुणे 10 बटे बन रहा है कितना 9, 9 से कटाएंगे तो ये 9 छक्के 54, मतलब 6 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डे। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा, ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, अगर ये 2 महिला और 2 पुरुष मिलकर अगर काम करेंगे तो 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान था, बस इसमें आपको ये समीकरण बनाना आना चाहिए। समीकरण बनाना आ जाएगा, यहाँ से महिला और पुरुष का क्षमता निकालना था। इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत ही बार आप लोग को प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट को जाइए देखिए, और जरूर यकीन मानिए कि आपको यूपी पुलिस की एग्जाम में इतना ज्यादा फायदा होगा ना, इतना सरल क्वेश्चन लगेगा ना, जो जितने इससे ऊपर के हमने करा दिया है, अगर हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर किए होंगे तो आप यकीन मानिए इस सब क्वेश्चन को आप एकदम हवा की तरह उड़ा देंगे। ठीक है, पूरा में पूरा करके आएंगे। देखिए कहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चल रही है। समान दिशा में चलती है तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है घट जाता है। ठीक है, और कहा है तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब किसी भी ट्रेन एक दूसरे को जब पार करती है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ी जाती है। ठीक है, और जब किसी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति की लंबाई को एक व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उस टाइम जो ट्रेन क्रॉस करती है सिर्फ उस ट्रेन की लंबाई प्राप्त होगी हमें। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कहा है कि 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा जब समान दिशा में जाती है तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है एक दूसरे से घट जाता है। कितना हो जाता है इनका रिलेटिव स्पीड इनका हो जाएगा 59 माइनस 32। 59 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और उसके बाद बच रहा है यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2। इनका जो 27 जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 27 को अगर हम 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 5 जाई 15, 15/2 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, 16 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर स्पीड देखिए यहाँ पे जब पार कौन करेगी, जो ट्रेन तेज चलेगी वही पार करेगी। तो हमें जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी ना तो वो अपनी लंबाई ही पार करेगी। ठीक है, तो जब अपनी लंबाई पार करेगी तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं जो तेज वाली ट्रेन है वो कितनी 16 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, यही उसकी चाल हो जाएगी, यही उसकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी उसकी लंबाई के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए कहा है कि इनका जो चाल है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारा कितना है 15/2 और टाइम कितना लग रहा है 16 सेकंड। जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई ही पार करती है। 2 × 8 = 16, 15 × 8 कितना हो जाएगा 120। 120 एक आ गया मीटर आ गया है। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 120 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन हम आप लोग के प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं। इससे हार्ड क्वेश्चन को कराए हैं, जब अगर वो आप वो कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही हवा है। चलिए देखिए कहा है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, ट्रेन 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए
यहाँ पे देखिए दो चीज कहा है कि 67 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 33 मीटर एक लंबी सुरंग है। तो टोटल कितना हो गया है 67 और 33, कितना हो जाएगा 67 33 हो जाएगा 100। ये 100 मीटर की दूरी जब किसी सुरंग को ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई दोनों को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों की लंबाई हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ट्रेन की पहले चाल निकालनी पड़ेगी। चाल स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 100 मीटर और टाइम कितना दिया गया है, इसको पार करने में उसे कितना लग रहा है 10। तो जो ट्रेन की स्पीड निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमें स्पीड पता चल गई है। अब हमसे कहा है कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही टिपिकल पॉइंट कहा गया है, उसको बढ़िया से समझना है। इससे 67 मीटर ट्रेन की लंबाई है और ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, मतलब 65 मीटर एक दूर पे खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उनका डिस्टेंस होगा 67 और 65 दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 67 और 65 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 दुना 130 132 हो जाएगा। ठीक है, 132 हो जाएगा। 132 को पार कर 100 ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 67 और 65। 67 और 65 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 6 6 12 1 13। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बार स्पीड, डिस्टेंस हमारा 132 है, अगर 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 13.2 सेकेंड। ठीक है, 13.2 सेकेंड। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 13.2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत ही खतरनाक लाइन होती है। इसको अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो ऐसे ही गलत आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ये वाली जो पॉइंट है ना, ये वाली बहुत ही खतरनाक पॉइंट होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ तक सही था, हमारा स्पीड हमारा 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। जब जानते हैं कि किसी भी खड़े व्यक्ति को जब ट्रेन जब किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई ही चलती है, अपनी ही लंबाई को ही पार करती है। तो उसकी लंबाई कितनी थी, यहाँ पे देखिए उसकी लंबाई थी 67 मीटर। ठीक है, और इसका जो स्पीड था वो कितना था 10 था। हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस 67 हो जाएगा और स्पीड कितनी हो जाएगी 10 हम अभी निकाले हैं। तो जो हमारा टाइम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो होता है 6.7 सेकेंड आएगा। 6.7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे ये वाली पॉइंट जरूर याद करना है, बाकी ये देखिए इस वाले लाइन से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भटकाने के लिए दिया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन से बचे रहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है निखिल और रितु की आय, ठीक है, 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए है। तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा आप टफ नहीं कह सकते हैं, बस कैलकुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए हमें क्या कहा है, निखिल और रितु है। कौन कौन है, एक निखिल है और एक कौन है, रितु है। ठीक है, निखिल और रितु की आय का अनुपात कितना है, अगर इसका ये हमारा आय मान लें, ठीक है, ये इनका 2 और 1 का अनुपात है। ठीक है, 2 और 1 का अनुपात है। और क्या कहा है हमसे, वे 5 और 3 के अनुपात में खर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे खर्च का अनुपात अलग होता है और आय का अनुपात अलग है। देखिए यहाँ पे कितना होता है, इसको हम 2x और x मान सकते हैं। तो इनका जो व्यय होगा, व्यय को हम मान लेते हैं y। ठीक है, व्यय को हम मानेंगे y, तो यहाँ पे 5y और 3y हो जाएगा। 5y और 3y हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया से यही समझना, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कहा है कि और इनका जो बचत है वो 4 और 1 के अनुपात में बचत होता है। जो इनका जो बचत होगा कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा वो 4 और 1 के अनुपात में। ठीक है, यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत जो है वो कितनी है, 10,000 है। तो ठीक है, 4 और 1 का मान कितना है,
4 1 5 यूनिट, मतलब समझिए 5 यूनिट का मान, अगर हम, यही तो है इनका बचत ना, ये इनका क्या है, बचत है, ये इनका आय है, व्यय है और बचत है, ठीक है। अगर हम कह दें कि 4 1 5 यूनिट, 5 यूनिट का बचत का मान हमें दिया गया है कितना, 10,000, 10,000, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 2,000। तो यहाँ से जो इनका जो बचत होगा कौन है, ऋतु का कितना हो जाएगा 2,000, और इनका 2 से गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 8,000, तो इनके जो बचत होगा 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 2x और 5x, हम अगर 2x माइनस 5y, क्योंकि आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है, तो आय माइनस व्यय, यहाँ पर हम लिख देते हैं आय और व्यय, और क्या जा रहा है, बचत, ठीक है। आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है, तो आय कितना है 2x माइनस 5y, और बचत कितना हो रहा है 8,000। और इसी कंडीशन में दूसरे वाले, ये किसका है, ये हमारा निखिल का है, और ये ऋतु का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना दिया है 2x, एक x को हम x लिख सकते हैं माइनस 3y बराबर कितना है 2,000, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम या तो यहाँ पे यहीं पे अगर हमें x और y का मान निकालना है तो हम यहाँ से 2 से गुणा करते हैं, अगर हम यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये इनको घटा देते हैं, समीकरण एक में से समीकरण 2 को अगर हम घटाते हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कटा देंगे, यहाँ पे 6y है और ये 5y, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे कितना 8,000, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4,000, तो यहाँ पे y का मान निकल के आया, कितना आ गया है 4,000। तो इनका जो आय होगा किसका, व्यय निकल के आया है हमारा, यहाँ पे कि व्यय निकल के आया कितना है 8 पंचे 40,000। हम कह सकते हैं कि अगर इनका जो व्यय है वो 40,000 है और बचत कितना है 8,000 है, तो हम जानते हैं कि अगर हमें आय ज्ञात करना हो तो बचत और व्यय दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना क्या निकलता है, वो उसका क्या निकलता है, आय और व्यय। यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया 4,000 है ना, 4,000 है, 4 पंचे 20 होगा, सॉरी ये देखिए कहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000 होगा ना, y का मान हमारा कितना निकल के आया 4,000 निकल के आया है। अगर करेंगे गुणा तो जो निखिल का जो आय व्यय होगा, निखिल का जो व्यय होगा, देखिए यहाँ पे बताते हैं सब सही से, देखिए निखिल का व्यय कितना है 5y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हम y बराबर निकाल के लाए हैं 4,000, यहाँ से y बराबर हम 4,000 निकल के आए हैं, तो हम यहाँ से देखिए हम एक ही लाइन में हम निकालना चाहते हैं ताकि आसानी से लग जाए और कैलकुलेशन से बच जाए, ठीक है। तो 5y, एक y बराबर 4,000 है, तो 5y इसका क्या है, व्यय है, 5y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। 5y मतलब जो निखिल का व्यय है वो कितना है 20,000 है और 8,000 उसका बचत है, तो बचत और व्यय दोनों को अगर हम जोड़ लेते तो क्या निकलेगा 28,000, 28,000 इसका क्या हो जाएगा 28,000, ये 28,000 निखिल का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब देखिए किसमें निखिल का आय 28,000 है, निखिल का आय 28,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है और किसी में नहीं है, बस हमें एक ही का निकालना है, बाकी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक परीक्षा में छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, जो हमसे कहा जाता है उसी को हम लिखते हैं। कहा कि 20% वो अंक पाया, लेकिन अगर वो 5 अंक और पाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता, ठीक है। ये उसका पास मार्क का है। और दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि एक अन्य छात्र है वो कितना पाया है 30% पाया है, लेकिन वो 20 अंक अधिक पाया है, तो अगर वो 20 अंक नहीं भी पाया होता तो भी पास हो जाता, 20 अंक कम पाया होता तो भी पास होता। हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस 20 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा कितना हमारा 10%, और ये 20 वाले को इस तरफ ले आएंगे तो बनेगा कितना हो जाएगा 25। 10% का मान हमारा क्या है 25 है। और क्या हमसे कहा है कि हमसे कहा है वो उत्तीर्ण अंकों के 20 अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए उत्तीर्ण होने के लिए 10% का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पे देखिए 20% और 5, 10% का मान 25, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 20% का मान हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, और ये 50 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये पास हो जाएगा। तो टोटल उसे कितना पाना है
55 नंबर उसे पाना है। तो यहाँ पे देखिए 10% का मान अगर 25 है तो 100% का मान अगर निकालना हो तो एक जीरो बढ़ जाएगा 250। तो अगर हम जानते हैं कि 250 में से उसे कितना पाना है 55, यहीं से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जीरो से जीरो कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 एक का 5, 5 एक का 5 और 5 बचे 25 और 5 दूना 10, 11 दूना 22%। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम को पास करने के लिए कितने परसेंट पाना है 22% पाना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया DI से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको समझिएगा। कहा है कि देखिए ये हमारा नामांकित है और ये उत्तीर्ण होने वाला है, मतलब इतने लोग नामांकित हुए हैं और उसमें से इतने लोग उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, हमसे कहा है कि देखिए संस्थान यश कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हम प्रैक्टिस से ही इतना जानते हैं कि ये इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सब की उनका जो दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए हम सीधा पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, यहाँ पे कहा है कि यश और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी, उत्तीर्ण कहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे यश और पी। यश कितना है 16, पी कितना है 18, 16 18 कितना हो जाएगा 34%। ठीक है, कितना हो जाएगा 34%। और देखिए यहाँ पे ये जो 57 है ये 100% मानेंगे यहाँ के लिए। यहाँ पे अगर 100% का मान 57 है तो 1% का मान हमारा कितना निकल के आएगा 57 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यश और पी का मिलाकर कितना हुआ है 34। तो हम क्या करेंगे 34 में 57 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। और क्या कहा है, तथा टी और आर से नामांकित, टी और आर से नामांकित, नामांकित कहाँ पे है यहाँ पे है टी और आर। टी का कितना है 8 है, आर का कितना है 10 है, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18%। ठीक है, ये 18% क्या हुआ है टी और आर वाला हो गया है। नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 1% बराबर कितना निकलेगा 85.5 हो जाएगा, 85.5 हो जाएगा, क्योंकि हम 100 से भाग देंगे। ये 100% का मान है तो 1% का मान अगर निकालना चाहे तो क्या होगा हमें भाग देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 18% जो है 1% का मान इतना है तो 18% का मान हम 18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18 गुणे कितना लिखेंगे 85.5, 85.5। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, अगर हम इसे करते हैं गुणा, देखिए इसको करने के लिए हम लिख सकते हैं 17 गुणे 2 और ये 57 दूना कितना हो जाएगा। अगर हम इस 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो ये जाएगा कितना 17 गुणे 57 दूना 114। ठीक है, ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। 17 चौका 68, 17 एक का 17, 17 6 कितना होता है 23 और यहाँ पे 17 एक का 17, 17 2 19, 1938 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 90, 90 का शून्य हासिल लगा 9 और ये 18 25 90, 90 और 9 99 होता है। एक अंक पे दशमलव है, उसको हम यहीं पे कवर कर देते हैं। फिर 18 8 144 होता है। 144 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होता तो 154 होता, 153 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 153। अब देखिए 1938 में से 1539 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यही हमें निकालना है। तो देखिए 8 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 मतलब हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे बच रहा है कितना 18, 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 399। तो 399 कौन सा सही होगा, देखिए 399 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक बार ट्री मेथड से लगाइए। ट्री मेथड क्या होता है, देखिए कहा है कि 5%, ठीक है 5% का है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, 1/20 हमें देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हम यहाँ पे 3 वर्ष का पहले बनाएंगे। 3 वर्ष का बनाते हैं तो क्या होता है हम जानते हैं, नीचे वाले का हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं। क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो पहले वर्ष 1/20, इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 करेंगे तो 400 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ भी 1/20 होगा, फिर यहाँ भी 1/20 होगा। ठीक है, ये भी 3 वर्ष के लिए तो हमारा ये 400 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या और क्या होगा, फिर दूसरे वर्ष क्या होगा, इस वाले का भी हमें 1/20 निकालना पड़ेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर इसके अब ये 2 वर्ष के लिए हो गया। अब तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष में इसके सामने जितने भी हैं सबका ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज मिलेगा कितना हो जाएगा 20,
इसका ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 20, और इसके सामने ये भी है तो इसका भी ब्याज मिलेगा तो हमारा हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, सबका 1/20 1/20 होता रहेगा। अब ये हमारा कंडीशन ट्री वाला बन जाता है, ठीक है। और हमसे कहा है कि 5% दर के 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1600 है। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का मिला के कितना हो रहा है, 800 यूनिट। ये 800 यूनिट का मान हमें दिया गया है 1600, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं क्या होता है, ये जितने भी संख्या दी गई है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 4 दूनी 8, 4 12 और 1261 हो जाएगा। 20 20 60 और 1 61, 1261 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 1261 यूनिट। 1 यूनिट का मान अभी हम निकाल के लाए हैं, कितना है 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 12। देखिए 2, इसको हम भाग देंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 12, हासिल लगा कितना 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 का 2, ठीक है। 2522, 2522 देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान कैलकुलेशन के साथ लगा लेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए टाइम दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है 12/2 से 2022 से 2023 हो रहा है, और इसका मतलब है कि ये 1 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे जो अंतर है वो कितने अंतर है, 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का टाइम है। यहाँ पे हमारा जो टाइम निकल के आया है वो कितना है, 1 वर्ष है, और रेट निकल के आया है कितना है, 15% है, और हमें प्रिंसिपल दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमें साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है। PRT/100 होता है। तो आप लोग सीधा सीधा यही समझ लीजिए कि मूलधन पर जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन कितना है, 73,000 है। इसका 15% ही हमसे पूछा गया है, इसका हम 15% निकाल दें बस, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 0 0, 15 का गुणा 730 में हम कर रहे हैं तो 15 3 45, ठीक है, हासिल लगा 4, 15 7 105, 105 और 4 109, 10,950, 10,950। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी कितनी छूट होगी, ठीक है। मतलब यही पूछा है 475 का 15%, हमसे पूछा है 475 का 15%, 15/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कटाएंगे तो हम देखिए कटा सकते हैं कैसे कैसे, 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 9 45 और 5 5 25, फिर से कटाते हैं, 5 चौके 20 और ये कितना हो जाएगा, 19 5 95। तो ये 15 × 19/4, या तो हम यहीं पे नहीं कटाते तो हम कुछ और कर सकते थे। चलिए ठीक है, जाने दीजिए, दशमलव में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 और 19 का गुणा करते हैं और 4 से भाग देते हैं। 15 में 15 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 225, और 15 चौका 60, कितना हो जाएगा, 225 और 60 285 में हम 4 से भाग देंगे। 285 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, बचा यहाँ पे कितना 285, 4 7 28, ये पूरा कट गया है, बचेगा 5, 4 1 का 4.25, 71.25, 71.25 कहाँ है, देखिए ये है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% की बिक्री कर लगाता है, ठीक है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य को 34,000 इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कर वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। कर हमारा जो होता है, देखिए कहा है कि दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका नेट बनेगा, पहले तो वो 10% का क्या दिया है, छूट दिया है, तो उसका जो माइनस हो जाएगा 10% प्लस उसमें वो 8% और ऐड कर ले रहा है अपना, फिर माइनस हो जाएगा 10 × 8/100। ये हमारा क्या लगेगा, सक्सेसिव वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कि वो नेट परसेंट कितने का छूट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से जाएगा तो ये कितना 2%, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -10 × 8 10 × 80, और 80 को करेंगे तो 0.8, मतलब 1.2 का उसे क्या हुआ है, डिस्काउंट मिला है।
कितना डिस्काउंट मिला है 1.2 का, ठीक है 2.8 का छूट मिलेगा ना यहाँ पे, 2.8 का, माइनस ये भी है, 2.8% का उसे नेट छूट मिलेगा। उसका जो मूल्य है देखिए बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में भुगतान करता है, मतलब वो कितने का मूल्य भुगतान कर रहा है, 100% कोई वस्तु होती है हमेशा 100% होती है, तो 100% में से उसे 2.8 का छूट मिला है तो उसको मिलेगा कितना 97.2 वैल्यू इसका मान दिया गया है हमें, मतलब ये जो 34,020 का मान कितना है 97.2, ठीक है। और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, उसका अंकित मूल्य पूछा गया है, तो हम यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो आसानी से लग जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं और यहाँ पे ये दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना 972, ठीक है। अब यहाँ से हम कटाते हैं, देखिए 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 17 बार जाएगा, 0 2 1 का 2 और ये 0, और यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 जो के 8, 2 8 16, 2 6 के 12, ठीक है। उसके बाद फिर से हम 2 से कटा सकते हैं, या हम 2 से फिर से कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, इसको कटाएंगे 2 8 16, 2 पंचे 10, और उसके बाद 10 हो रहा है, फिर उसके बाद 0, 2 पंचे 10, ठीक है 8505, और यहाँ पे ये बन रहा है देखिए 5 5 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 का 3, और ये यहाँ पे कटाएंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 25 बन रहा है, 3 8 24, और यहाँ पे बन रहा है 3 8 24, 10 बना 3 का 9 और 3 5 15 28 35, और ये 81, देखिए 9 से कटेगा 8 2 10 और 10 8 18 कट रहा है, 9 9 81, और ये कटेगा 9 3 27, 9 3 27, और यहाँ पे बचेगा 1 13, 9 1 का 9 बचा 4, 9 5 45, ठीक है। फिर ये 9 से कट जाएगा, देखिए कट रहा है नहीं, 5 4 9, हाँ कट रहा है, 9 1 का 9, और ये बचेगा 9 3 27, 9 5 45, मतलब ये पूरा 35 बार में कट जाता, तो इनका जो एमपी आएगा, एमपी कितना हो जाएगा 35,000, 1000 का यहाँ पे गुणा हो रहा है तो 1000 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा, तो 35,000 जो इसका है वही इसका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बस कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था यहाँ, ये कटाने में हुआ है, बाकी आप लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से 10 कराना है, अगर आप लोग जानते रहते हैं कि ये पूरी तरह कट रहा है तो 5 बार ये देख रहे हैं सीधा हमारा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 35 बार, लास्ट में 5 आना चाहिए, और यहाँ पे देख रहे हैं 5 इसमें से किसी में नहीं है, सिर्फ एक ही में है, तो हम इसको भी देख करके भी लगा सकते थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है अलजेब्रा से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है बढ़िया से। देखिए कहा है कि यक्स और यक्स प्लस 1/x, देखिए यक्स और 1/x का औसत दिया गया है। औसत क्या होता है, दो संख्याओं का औसत क्या होता है, उन संख्याओं का योग बटे 2, 1/2, ठीक है, मतलब उन संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर यही ना होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग x प्लस 1/x हो जाएगा, x प्लस 1/x, और टोटल का मान 2 बराबर क्या दिया है m, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। आप लोग याद करिए, हम आपको बताए हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x है, हमसे पूछा है x स्क्वायर और 1/x का और का औसत पूछा है, इनका जो औसत हो जाएगा फिर देखिए इसी तरीके से हम फिर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी होगा वो 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर पूरा करना पड़ेगा। तो पहले देखिए x प्लस 1/x का मान अगर 2m है तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिर हमें ये हमारा सिर्फ अभी x प्लस 1/x का मान निकल गया, उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा ये जो हमसे पूछा गया है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2/2, यहाँ ऊपर नीचे से 2 कामन लेंगे तो निकलेगा क्या, 2 कामन लेंगे तो हमारा ये कटेगा, 2 से कटाएगा 2 बार और ये 1 बार जाएगा, हो जाएगा क्या 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आसानी से लगा सकते हैं। अगला देखिए कहा यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या ज्ञात कीजिए, पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसमें आपको ट्रिक भी सिखा सकते हैं और थोड़ा बेसिक भी समझा सकते हैं, तो चलिए समझिएगा। देखिए
जब भी किसी भी 9 क्रमागत क्या है, सम संख्या है, 9 क्रमागत हमारी सम संख्याएं हैं। तो देखिए औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। जब भी क्रमागत संख्या होती है उसमें क्या होता है, औसत बीच का होता है। अगर हम मान लें कि ये 132 उसका क्या है, बीच वाला संख्या है, तो इसके पहले अगर टोटल संख्याएं कितनी है, 9 है, तो इसके पहले 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। ठीक है, कहाँ है अंतिम, और तो 4 अगर अधिक हो, यहाँ से देखिए 4 अगर हम इधर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 132 और 134, 136, 138 और 140 हो जाएगा। अगर इस तरफ आएंगे तो कितना हो जाएगा, 130, 128 और 126 और अगला क्या जाएगा, 124 हो जाएगा। तो हमारा जो अंतिम है और फर्स्ट है, इनका जब अंतर करेंगे तो 140 माइनस 124, 140 माइनस 124 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या इनका गैप देखिए कितने का है, देखिए कितना गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5, 6, 7 और एक 8 गैप है। ठीक है, 8 गैप है, एक गैप में कितने का अंतर है, 2 का। तो हमारा जो उनका वैसे भी अंतर हम निकालना चाहते तो हम वैसे भी 16 ज्ञात कर सकते थे। देखिए 16 कौन सा है, 16 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, इस बार आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से लगाइए। हमारा मानिए तो रेशियो मेथड इसका बेस्ट है। तो 25% दिया गया है हमें, 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से उनके जो सामान लेने का है वो घट जा रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए 25% का फ्रैक्शन हम निकालते हैं, 25% का फ्रैक्शन निकलता है, कितना होता है, 1/4 होता है। तो कोई मूल्य पहले 4 थी, अब कितनी हो रही है, 5 हो रही है, ये मूल्य है। ठीक है, तो वस्तु जो होगा क्या हो जाएगा, वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 1 का। एक वस्तु कितनी कम हो रही है, एक वस्तु, पहले 5 वस्तु खरीदी जा सकती थी उतने ही पैसे में, अब कितनी खरीदी जा रही है, सिर्फ 4। लेकिन रियल में कितना खरीदा गया है, एक मतलब 6 किग्रा कम। तो 1 का मान हो जाएगा 6। पहले वो कितना खरीदता था, अगर 1 का मान निकालें तो पहले वो निकालेंगे तो पहला 6 पंचे 30, पहले वो 30 किग्रा खरीद लेता था, अब कितना खरीद पा रहा है, 24। हमसे पूछा गया है, हमसे पहले वाले का पूछा गया है, तो हम निकाल सकते हैं पहले। लेकिन पैसा कितना खर्च कर रहा है, बार 1200 ही खर्चा कर रहा है। तो 1200 रुपए में 30 किग्रा का हमसे पूछा है रेट, तो हम वस्तु में संख्या पैसे में वस्तु से भाग देंगे तो उसका क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। तो ठीक है, इसका निकालेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार में। तो मतलब पहले का जो उसका मूल्य था वो कितना था, 40 रुपया प्रति किग्रा। कितना था, 40 रुपया प्रति किग्रा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो पहले उसका मूल्य कितना था, 40 रुपया प्रति किग्रा, 25% बढ़ जाने के बाद वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। अगर ये 40 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपये। अगर हमसे पूछा होता कि अब वाला मूल्य कितना है, तो हम अब वाला मूल्य निकालते तो कितना निकलता, 50 रुपये प्रति किग्रा। ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको हम क्लास में बढ़िया से समझाए हुए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस श्रृंखला वाले में चले जाइए। आप लोग को हर टाइप की, जितने टाइप हैं इसमें सारे के सारे टाइप हम आपको बढ़िया से समझाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका जो योगफल हमें दिया गया है, तो हम क्रमागत संख्याएं मानना सीखेंगे। क्रमागत संख्या कैसी होती है, देखिए अगर हम पहली क्रमागत संख्या x मानते हैं, अगर ये सम संख्या है तो अगली क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। अगली क्रमागत क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। फिर अगली वाली क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ये होती है क्रमागत संख्या मानना, क्रमागत सम संख्या मानना होता है। यदि तीन क्रमागत सम संख्या का योगफल कितना है, 78 है। अब इनका अगर हम योग करें तो 1x, 2x, 3x कितना हो जा रहा है, 3x प्लस 2 और 4 कितना हो रहा है, 6। 3x प्लस 6 बराबर कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। तो देखिए 3 से कटाएं, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 6 के 18, गलती हो रहा है क्या, 26 3 18, सही, 26 3 78। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, x+2। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 24। हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहली सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 24 और 2 26। 24 अगर x का मान है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है
कि दिए गए चित्र में व्यवस्थित क्यूब की संख्या ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें रीजनिंग है, ये एक्चुअली रीजनिंग का है लेकिन मैथ में दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि कहा है कि देखिए जब भी क्यूब रखा जाता है, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इनका जो बेस में रखा गया होगा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3। और इसी के समांतर ये भी रखा गया है तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, बचा कितना, अब इस वाले को हम काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 है और इसके नीचे एक और है, तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको कर लेते हैं, 3 का 9, 9 दूनी 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24। देखिए 24 है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ए बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन काम, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है और हमें टोटल का दे दिया गया है ए बी सी का। ए बी सी तीनों का औसत वजन कितना है 60 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 60 गुणे 3, टोटल मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। पहले वाले कंडीशन में ए और बी का दिया कितना गया है, औसत वजन 30 दिया है दो लोगों का, तो दोनों का मिला के टोटल ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पे बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 70 दूना 140, 140। अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, बी 2 बार है इसीलिए हम 2 बार लिख दिए हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें पता है कितना है 180 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं तो कितना 200 हो जाएगा। तो यहाँ से 180 प्लस बी बराबर कितना है 200, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 200 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20, तो बी का जो मान है कितना है 20 किग्रा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इस तरीके से अगर आप करेंगे एकदम 100% आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेलों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, वही सबसे बेस्ट मेथड है इसका। तो वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखिए वेन डायग्राम कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोगों में कुछ कॉमन लोग हैं और कुछ नहीं कॉमन लोग हैं। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है हमें पता देगा, 40 है। टोटल कितने हैं 40 कक्षा में छात्र हैं। ठीक है, 15 छात्र क्या खेलते हैं क्रिकेट, अगर हम इसे क्रिकेट मानते हैं तो ये क्रिकेट कितने छात्र खेलते हैं 15 छात्र खेलते हैं। और क्या कहा है कि 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, ये अगर हम टेनिस मान लेते हैं तो ये भी कितने छात्र हैं 15 छात्र हैं। इसमें से 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो यहाँ से हम दोनों वाले के लिए 5 यहाँ लिख देते हैं, तो 10 ये हुए 10 ये हुए। टोटल खेलने वाले कितने हो गए 10 10 20 5 25, 40 में से 25 लोग खेल रहे हैं तो बचे कितने हैं 15 लोग। 15 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया है पाई डायग्राम वाला पाई चार्ट का। कहा है दिया गया पाई चार्ट में पोषण और विभिन्न स्रोतों के दर्शाया गया है जो लोक निर्माण विभाग PWD ने अपना चरण परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, कहा है कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह, हम क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए ऊपर वाले का हमें कोई काम नहीं है, हमें बस इतना ही काम है। देखिए कहा है कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आउटसोर्स क्या है और अधिकतम 20% कमीशन करने के लिए, देखिए टोल संग्रह के माध्यम से 49, टोल संग्रह कहाँ है, टोल संग्रह कितना है ये 4910 है। ठीक है, के साथ परियोजना के साथ समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% की क्या हो रही है उसे कमीशन का प्रावधान करते हुए 20% का क्या हुआ है उसे कमीशन, कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए ये इस वाले क्वेश्चन का जो कहने का अर्थ है वो कहा है कि जो टोल है
टोल पे ये टोल के लिए क्या बनाया गया है, बजट है। टोल के लिए बजट कितना बनाया गया है, 4910 रुपए खर्च करना है। लेकिन अब जो इसको काम करेगा उसे कुछ कमीशन चाहिए, कितना चाहिए, 20% का कमीशन चाहिए। तो हम अगर हम इसमें 20% कमीशन और जोड़ेंगे तब इसका टोटल खर्च निकल के आएगा। तो अगर 20% उसका खर्च कमीशन है तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 बटा 100, 4910 का 120% यही हमसे पूछा गया है। 0 से 0 कट जाएगा, 12 एक का 12, 12 9 108, 108 एक 9 हो जाएगा, बचा कितना हो जाएगा 10, 12 चौक 48, 48 10 कितना होता है 58, 58 92 करोड़ का इसका क्या होना पड़ेगा, अनुमति दी जानी होगी। इसे कितने दिन जानी होगी, 58 92। चलिए अब जितने भी यूपी पुलिस के आज 28 अगस्त 2024 में पहले शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें जितने भी मैथ के, चलिए देखिए 28 अगस्त नहीं, आज है 23 अगस्त, सॉरी 23 अगस्त 2024 के पहले शिफ्ट का ये पेपर था। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन लिए गए थे उसी को हम सॉल्व कराए हैं। आप लोग अगर जो भी 23 तारीख को पेपर दिए हैं आप लोग मिला लीजिए, और जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कराए हैं। इसमें आप लोगों की मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच सिखाए हैं, उसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना अगर ये अप्रोच आपका है तो यकीन मानिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हाथों में होगा। और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जिनका बचा हुआ एग्जाम है आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाइए। अब यकीन मानिए अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूपी पुलिस के जो एग्जाम है आप लोग देंगे तो वहाँ पे आप मैथ से डर एकदम से खत्म हो जाएगा। और बाकी आपके जीएस के भी, आज के जो जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए भी सर लोग अभी क्लास ले रहे हैं, उनका भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।